जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। हम बात करने आए हैं राजनीतिक मुद्दों की, और ये मुद्दे सिर्फ भारत के ही नहीं, राष्ट्रीय ही नहीं, राज्य के भी हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट के यानी जयपुर शहर के भी हो सकते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जयपुर के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जयपुर की ही आपसे बात करते हैं। आपका स्वागत है मंसूर साहब, सब हमारे चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कासिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद। ख्वातीन हज़रात, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, जवान साथियों, जनाब कासिम साहब जो आपका सवाल है वो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे मैं अर्ज करना चाहूंगा। जयपुर में इन दिनों नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई बहुत जोरों शोरों पर हो रही है, और इन अतिक्रमण के नाम पर सबसे ज्यादा टारगेट पे गरीब और निचले तबके के जो दुकानदार हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर ये सरकार की मंशा क्या हो सकती है? आखिर ये ऑफिसर इस बेरहमी से जो तोड़ रहे हैं दुकानें, छोटे छोटे कारोबारियों की दुकानें तोड़ रहे हैं, उनको दूर फेंक रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे वो? मैं आपको बताऊं कि ये सरकार गरीब की हित ऐसी कभी नहीं रही है जो अभी दिखा रही है। जैसा कि अब तक पार्षद के चुनाव हो जाने चाहिए, शहरी सरकार अब तक बन गई होती, लेकिन इन्होंने इसको कैंसिल करके उन गरीबों को जो फुटपाथ पर थलियों पे या दुकान के आगे खड़े होकर के अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो कमाकर अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे थे जी। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, अनपढ़ आदमी इससे गुजारा कर रहा था। अगर दुकान के आगे किसी ने एक कुर्सी आगे रख ली, थोड़ा सामान लेकर के उसके शाम को रोटी रोजी चल रही थी, तो इन्होंने कहा था कि प्रशासक हम नियुक्त कर रहे हैं, वो अच्छा काम करेंगे। ये अच्छा दिख रहा है कि गरीबों के, मजदूरों के पेट पे लात मारा जा रहा है, उनके बच्चों की रोटी रोजी को छीना जा रहा है। ये बिल्कुल बेरहमी वाला काम कर रहा है, ये हिटलर शाही काम हो रहा है। अगर आपको हटाना भी है, किसी चीज को खत्म करना भी होता है, तो उसे अल्टीमेटम दिया जाए, उसे समझाइश किया जाए, उसका जरिया बनाया जा सकता था, उसे पाबंद भी किया जा सकता था। ये आते हैं उठा करके सामान सबको लेके जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, पूरे शहर का अजीब निजाम बना दिया है, एक दहशत का माहौल है। उनमें जो फुटपाथ पर रोजमर्रा के पटरियों पे लगा करके अपनी रोटी रोजी चलाते थे। नहीं मंसूर साहब, मैंने मालिक ये लाल कोठी के वहां पर मैंने देखा, फ्रूट वाले का जो पर कार्रवाई हुई है, फ्रूट के ठेले वालों की, उनका फल फ्रूट रोड पे फेंक दिए गए। हो ये बड़ी दर्दनाक बात है। फेंक दिए गए, उनकी रीलें बना के सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं। तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये सरकार मैसेज ये देना चाह रही है कि हम अमीरों के साथ हैं जी, हम बड़े बड़े शोरूम वालों के साथ हैं, फैक्ट्री वालों के साथ हैं, मार्केट वालों के साथ है, उनके साथ नहीं है जो फुटपाथ पे रेडी पे सामान लगाकर, ठेलों पे सामान लगाकर फुटपाथ पर बैठकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। क्योंकि आपको तो काम देना है नहीं है किसी को। शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस पार्टी की लाई हुई थी, जिसको आपने खत्म कर दिया। क्या शहर में बेरोजगार नहीं होते? गाँव से ज्यादा इस वक्त शहर में बेरोजगार है, क्योंकि शहर में काम नहीं है। फैक्ट्रियां फ्लॉप हो गई है, कारखाने फ्लॉप्स हो गए हैं, महंगाई के कारण है, आपकी जीएसटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बेरहमी है, कांग्रेस इसकी हमेशा से मजम्मत करती रही है, हम आज भी इसकी मजम्मत करते हैं, और हम कहते हैं कि सरकार गरीबों पे थोड़ा रहम कीजिए। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से गरीबों पे कार्रवाई करती है, तोड़ फोड़ की, बुलडोजर की, जी सर, क्या आवाम कांग्रेस को याद करती है? कांग्रेस को सदा याद करती है। देश के सभी जनता, और खासकर जो गरीब है, निचले हैं, दबे हुए हैं, जो कमजोर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आदिवासी है, सदा कांग्रेस को याद करते रहे और करते रहेंगे। और पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज ठीक है, इनके पास हुकूमत है। जी। दिल्ली में भी, तमाम राज्यों में भारत में ज्यादातर इन्हीं की हुकूमत चल रही है। तो हमेशा याद रखिए, सुबह जब भी होती, रात जब भी कितनी भी गहरी हो, उसकी सुबह होती है। हर रात एक शहर लेकर आती है जी। ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आप ऐसा काम नहीं किया जाए जो आपको याद नहीं किया जाए, या याद किया जाए तो अलग नाम से याद किया जाए। इस सरकार को मैं मानता हूं, भारत की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, इनको मकान तोड़ के नाम से याद किया जाएगा, गरीब मजलूमों को बर्बाद करने के नाम से याद किया जाएगा। आप काम नहीं देते, आप फैक्ट्रियां सारी आपकी खराब हो गई, सरकारी नौकरियां भी आप नहीं देते। और हमारा जयपुर शहर जो गंगा जमुनी
तहजीब का मराकज है, ये राजधानी है, कैपिटल है, मल्टी सिटी है, जहाँ दूर दूर से हमारे पूरे राजस्थान के गांव ढाणी से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। जिनको काम नहीं है वो बेचारे ठेली पे लगा के फूल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, वो किताबें बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। आप उन्हें अल्टीमेटम दीजिए, उनके लिए जगह मुहैया कीजिए, फिर उसको हटाइएगा। आप आए, सामान उठा के ले गए, तोड़ फोड़ कर दिया, ठेला पलट दिया, ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो हिटलर सही है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि गरीब पे ज्यादा ख्याल किया जाएगा। हमारे यहाँ जो टैक्स लिया जाता है उसका मेन मकसद वही है कि जो बेरोजगार हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, उनको हम घर देंगे, रोड देंगे, स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, जरिए मास देंगे, इसी के लिए तो किया जा रहा है। तो आपने तो चुनाव करवाया नहीं पार्षद का, शहर की सरकार को आपने खत्म कर दिया और अपनी सरकार ले आए। यानी राजस्थान चलाएगा जयपुर के अंदर, अफसरशाही चलाएगी। आज हमारे पूरे शहर में जयपुर के अंदर गंदगी का अंबार है। सब तमाम गार्डन्स वगैरह, पार्क वगैरह बिल्कुल बेसुध है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। धूल हो रही है, कचरे पड़े हुए, ढेर पड़े हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी से कहीं यहाँ साफ करवा रहे, कराता कोई नहीं है। तो हमारा गुलाबी शहर जो खूबसूरत था, खुशबू वाला शहर था, इसको इन्होंने बदबूदार बना दिया है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए मजम्मत करती है, मैं मजम्मत करता हूं इस काम के लिए, और सरकार से मुतालबा करता हूं कि सरकार इस पूरे साफ सुथरे शहर को, जहां पर्यटक आता है, पूरी दुनिया इसको देखने आती है, इस शहर की साफ सफाई की व्यवस्था सही करे, और ये फुटपाथ वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को बंद करे, इनकी जगह मुकर्रर करे, फिर इनको हटाया जाए। चलिए मंसूर साहब, इंटरव्यू के दूसरे फेज में हम चलते हैं। जी सर। और इसमें हम बात करते हैं अभी जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, सबसे ज्यादा जिसपे चर्चाएं हो रही है, वो हो रही है बिहार को लेकर। जी सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला नुसरत का हिजाब खींचा। वो डॉक्टरी का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, कई लोग उसके समर्थन में भी आए, और ज्यादातर देश के अंदर इस चीज के लिए लोगों में गुस्सा है। हमारी एक टीवी एक्टर्स भी हैं, शायद हीरोइन सना खान, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं नीतीश कुमार के सामने जाके उसको चाटा मारूं। इस पर आपके क्या कहना है? कासिम भाई, मुझे बड़ा दुख हुआ है बिहार के वजीर आला के द्वारा जो ये किया गया काम है। जी। एक नियुक्ति पत्र बट रहा था, जहां बिहार के वजीर आला जो 20 साल से ज्यादा वक्तों से वहां वजीर आला हैं, आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उन्होंने हिजाब को खींच दिया। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ कि इतने सीनियर गुजरा जो भारत की सरकार में भी वजीर कैबिनेट रहे हैं, इस वक्त दिल्ली के 20 साल से ज्यादा हो गए उनको वजीर है वो, और वजीर होकर, वजीर आला होकर के इस तरह का काम करना, ये इस मुल्क की तौहीन है, पूरे बिहार की तौहीन है। बिहार के उस मिट्टी की आपने तौहीन किया है। हमें ऐसा लगता है कि वजीर आला ने पूरे बिहार की तौहीन की है जी। जहां कैसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। वो चाणक्य की जमी है, वो भगवान महावीर की जमी है, वो राजा अशोक की जमी है, वो चंद्रगुप्त की जमी है, वो गुरु गोविंद सिंह की जमी है, वो आर्यभट्ट की जमी है, वही राष्ट्रीय कवि दिनकर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े लोग वहां हुए, और आपने इस तरह की काम किया। ये अख्तियार किसने दिया है? हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को ये अख्तियार नहीं है, चाहे हिजाब हो या सर पे दुपट्टा हो या साड़ी का पल्लू हो, उसको आप छू नहीं सकते। ये औरत के जो आपने देखा है, किसी महिला, किसी खातून के सर के ऊपर जो दुपट्टा और पल्लू होता है, वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसकी ताकत है, वो उसकी सभ्यता है, वो उसकी पहचान है। आप उसको कैसे हटा सकते हैं भाई? ये इख्तियार दिया किसने आपको? तो ये काबिल मजम्मत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने इतना विवाद होने के बाद भी अभी तक इस कांड पर या इस विवाद पर अभी तक माफी नहीं मांगी है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी घटनाएं भारत में और बढ़े। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल करने वालों ने किया है। जैसा कि मैंने भी अखबारों में पढ़ा है और सुना और देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ बोला जा रहा है कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है जी। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, आप सार्वजनिक जगह पे आकर माफी मांग लीजिए जी, मसला खत्म हो सकता है जी।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दुख की बात यह है कि वहां पे जो कुछ लोग खड़े हुए थे वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ये कौन सा भारत की तहजीब है भाई? इस मुल्क का ये कल्चर नहीं रहा है कभी भी। इस मुल्क का कल्चर बड़ा अदावाना है, एक दूसरे की इज्जत करना है, और ख्वातीन का एक मकाम है। आज जब हम लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ के नारे दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये उसमें शामिल है? ये बिल्कुल कतई शामिल नहीं है। और इनके साथ साथ आप देखिए कि वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब गिरिराज सिंह जी, जो भारत सरकार में मंत्री है, वो उनका बोल इससे भी ज्यादा खराब है। ऐसा बोले जो मैं बोल नहीं सकता कि ये क्या हुआ। अरे आपने जब शपथ ली थी कानून की, तो उसमें यही शपथ लिया था क्या महिलाओं के मुतालिक? तो जैसा आपको पहले मैंने कहा, नकाब हो, दुपट्टे हो या साड़ी के पल्लू हो, उसके करीब जाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की इजाजत नहीं है। वो फंडामेंटल राइट है उसका। नहीं, गिरिराज सिंह जी का जो बयान आया है, क्या ये इनडायरेक्टली बीजेपी के उन लोगों को मैसेज है कि ऐसी घटनाएं और बढ़नी चाहिए? ऐसा लगता है मुमकिन है ये जी। भारत सरकार से मैं मुतालबा कर रहा हूं इस वक्त आपके चैनल के द्वारा, भारत की सरकार के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री से, क्या ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और मंत्री पद से हटाया जाए। ये इस तरह की बोली बोल करके अपने आप को हवा में रहना चाहते हैं, और सरकार देख रही है। वो जो सरकार कह रही है कि सबका विकास, सबका सम्मान, सबका आदर है, ये कहां आदर हो रहा भाई? ये आदर थोड़ी है भाई। बहन वो मुस्लिम है उसका मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूं, हिंदू बहन होंगी, चाहे क्रिश्चियन होंगी या सिख होंगी या बुद्धिस्ट होंगी या जैन होंगी, पारसी होंगे, सबका वही मकाम है। और हमारे मुल्क के आईन में, हमारे मुल्क के दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि जितना हक एक भैंस चराने वाला गांव में हल जोतने वाले का होता है ना, किसान का, उतने ऊपर बैठे हुए लोगों का होता है। जो कम पढ़े लिखा है वो बड़े पढ़े लिखों के पास है, जो किसान का है वो फैक्ट्री के मालिक का है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। सरकार को चाहिए कि फौरन इसको रोके। जी, एक यूपी के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने भी इस घटना के ऊपर तो उन्होंने तो हदें पार कर दी। उन्होंने तो ये तक कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब को ही तो छुआ, कहीं और छू लेते तो क्या होता। मैं कह रहा हूं कि इस आदमी ने तो ऐसा बचकाना, इसका उर्दू में एक लफ्ज है, इतने छोटे लफ्ज को बोला है कि मैं उसको बोल नहीं सकता जी। एक आदमी जो अपने आप को डॉक्टर लगाता है, पढ़ा लिखा है, कैबिनेट मंत्री है, और हंसकर बोल रहा है। अरे आपको सोचना चाहिए कितने बड़े मकाम पे हैं, और एक समुदाय के लिए इस तरह से बोलना है, ख्वातीन के लिए बोलना, महिलाओं के लिए बोलना, और महिला का सम्मान, यही सम्मान हो रहा है। अगर ये मामला उनके घर में दरपेश कहीं आता तो उनका क्या हाल होता जी। तो हम यूपी सरकार के मुखिया से मुतालबा करते हैं कि उनको फौरन सस्पेंड किया जाए और उनका मंत्री पद उनसे छीना जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। और भारत के गृह मंत्री से भी हमारा मुतालबा है कि भारत के गृह मंत्री साहब, आप जरा देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात आप करते हैं, आप हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, ऐसे लोग इस तरह बोल रहे हैं, इससे घटनाएं बढ़ेंगी या कम होंगी? तो इसलिए आप इनको रोकिए, इनको सस्पेंड कीजिए। कानून के द्वारा जो सजा मुकर्रर की जाती है वो करनी चाहिए, क्योंकि किसी को ये अख्तियार नहीं है भाई किसी के साथ करीब जाने का हुक्म नहीं है। आप किसी के दुपट्टे, आप किसी का नकाब छीनेंगे, आप हटाएंगे, आप और एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तो इसलिए भारत ये राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है। किसी की आजादी को छीनना, औरत का जो हिजाब है, दुपट्टा है या साड़ी का पल्लू, वो उसकी ताकत है, आइडेंटिटी है उसकी, उसका सब कुछ है। आप उसके करीब कैसे जा सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं आप? क्योंकि कानून में भी ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नहीं है भाई। नीयत कोई सी भी रही होगी आपकी, वो अलग मैटर है, उम्र एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो आपने किया है पूरी दुनिया देख रही है। हमारे मुल्क की क्या इज्जत बन रही है, हमें तकलीफ हो रही है। ये जो भारत का बाशिंदा हूं मैं, ये हमारी जमीन है, हमारा हम सबका मुल्क है, ये हमें तकलीफ हो रही है कि इतने ऊंचे ओहदों पे फाइज होकर के लोग इस तरह की बात करेंगे। एक अनपढ़ आदमी अगर कुछ कर जाए तो एक बार सोचा जा सकता है। तो हम भारत की सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें खुशी है इस वक्त कि हमारे मुल्क की राष्ट्रपति भी ख्वातीन एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी देख रही होंगी। उनको चाहिए कि इसके बारे में कुछ एक्शन ले। अच्छा, हम कांग्रेस की सरकार में एक चीज सुना करते थे, अगर किसी भी महिला पर किसी भी तरीके का अत्याचार होता था तो महिला आयोग सामने आता था। वो महिला आयोग कहाँ है?
इस घटना के बाद वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कासिम साहब, महिला आयोग इसमें आएंगी? वो सरकार की बनाई हुई महिला आयोग है, बिहार के महिला आयोग है, वो कैसे बोलेंगी? यूपी की महिला आयोग कैसे बोलेगी? क्योंकि वो तो सरकार की है। इसलिए तो हमने मुतालबा किया है, यूपी के गवर्नर से भी कर रहा हूं और मुख्यमंत्री से भी कर रहा हूं। मैं तो बड़ा मुद्दवाना बिना निवेदन से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी साहब से हाथ जोड़ करके अपील है कि ऐसे लोगों को पर सख्त कार्रवाई करवाई जाए। अच्छा चलिए मंसूर साहब, अब हम इंटरव्यू के तीसरे फेस में चलते हैं, उसमें बात करते हैं। अभी लोकसभा में एक बिल आया था जी राम जी, जिसको बताया गया है कि मनरेगा को नाम बदल के जी राम जी नाम रख दिया गया। उसमें कई फेरबदल भी किए गए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पहले पूर्व कांग्रेस में थे, कपिल सिब्बल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, उन्होंने ये कहा है कि जी राम जी के नाम पर मनरेगा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? जनाब कासिम साहब, ये मनरेगा को खत्म कर दिया नहीं है, ये जो नया नाम रखा है इसमें जी राम जी बनाया इन्होंने। नाम बदलने की तो खैर कोई जरूरत थी नहीं। अगर आपने नाम बदल दिया तो उसके प्रावधान को क्यों बदला आपने? कासिम साहब, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। पहले जब ये था तो इसमें मजदूर जाकर खुद काम मांग सकता था, अब नहीं मांगेगा। राज्यों के 10% पैसे लगते थे, हिस्सेदारी थी, अब 40% हो गई। नंबर 2, दिल्ली का बाबू तय करेगा कि हमें क्या काम करवाना है, वो वहां जाएगा। तो गांव में जो पंच, सरपंच, मुखिया थे, उन सबको पावरलेस कर दिया है ये नए नाम में, जिसको विकसित भारत जी राम जी कहा जा रहा है। कांग्रेस, हमारा यह मानना है, अभी साढ़े 11 साल से इनकी सरकार है, 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना था जो इन्होंने अभी तक 47-48 दिन से ज्यादा नहीं दिया। और इन्होंने उसमें क्या लगाया है, ऊपर से एक चीज रखी है उसके अंदर कि हम इसको 125 दिन करेंगे। तो जनाबे वाला भारत की सरकार से और राज्यों की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो ये पूछिए कि राज्यों के पास इतना पैसा है क्या कि वो देंगे 10% की जगह 40%। एक बार जब 100 दिन में आपने 42, 47, 45 दिन, 51 से हायर नहीं है कोई काम दिया आपने, अब 125 दिन कैसे दिया जाएगा? क्योंकि हम आप पे यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कि आप सदा से झूठ बोलते आ रहे हैं। 2 करोड़, 2 लाख करोड़ को नौकरी देना, 15 लाख घर पे देना, देखिए अब आप पे यकीन नहीं किया जा सकता। जनता भी नहीं कर रही है। ये और बात है, आपको सत्ता मिल रही है, वो अलग बात है, क्योंकि आप सत्ता नीति कर रहे हैं और हमारे लिए कहते हैं हम सफाया कर देंगे। देखो भाई, कांग्रेस राष्ट्रनीति करती है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, वो जनता के लिए जीती है। हम इसको, इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए हमेशा लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा हो या रोडों पे हम बोलते रहेंगे। तो ये मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी बनाने का मतलब है गरीबों की पेट से रोटी छीनना। उनको कोई काम नहीं मिलेगा, वो अपनी मर्जी से मांग नहीं सकते। पहले ये था कि अगर काम मांगा नहीं दिया 15 दिन में तो आपको भत्ता देना होगा। मनरेगा के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो इसमें ये प्रावधान था। ये सारे प्रावधान को खत्म कर दिया गया, यूं घुमा करके बिल्कुल गलत तरीके से 125 दिन का झलकी दिखाया गया है। लेकिन भारत की जनता जानती है कि वहां पे वादों पे कभी यकीन नहीं किया जाएगा। वो है ना, क्यों किसी शायर ने खूब कहा था कि कैसे तेरे वादे पे यकीन कीजिए जिसने बार बार झूठ पे झूठी कहा। बार बार झूठ पे झूठी कहा जी, ये जरूरत क्या थी? गांधी राष्ट्रपिता है हमारे देश के, और आप इनका नाम हटा के इनको खत्म करना चाहते हो। पूरी दुनिया में इनके स्टेचू लगे हुए हैं। गांधी बनना बहुत मुश्किल है, गांधी का विरोध करना आसान है, आसान है, गांधी बनना मुश्किल है यार। ये जो आपने योजना बनाई है, ये सदासर गांव के गरीब मजदूरों से, जिससे पलायन कम हुआ, लोग वहां रुके, उनको काम मिल रहा था। तो 100 दिन में हमें इल्जाम लगाते थे कि तुमने पूरा नहीं दिया। कांग्रेस में इन्होंने पहले इल्जाम लगाया, अब साढ़े 11 साल से आपकी सरकार है, आपने भी 50 दिन से ज्यादा काम नहीं दिया। तो हम कैसे यकीन कर रहे हैं कि 125 दिन आप काम देंगे? अपनी जब प्रावधान ही खत्म कर दिया, स्टेट के पास अपनी कुछ, सब स्टेट कर्ज में चल रहे हैं। बिहार का 3,61,000 का उसका इनकम है, एक कर्ज है उसके पास, इतने ही उसका बजट है। वो 10-10 हजार अलग दिए जा रहे हैं खटाखट, ले लिए वोट खटाखट, सरकार बना ली। ये कहां से देगा बिहार? पहले बिहार की सरकार जवाब दे। अच्छा, 10,000 रुपए के ऊपर मेरा याद आया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी सर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी सर, उन्होंने ये कहा
कि अगर मैं मुसलमानों को 10,000 या 1 लाख भी दूंगा ना तो वो मुझे वोट नहीं देंगे। तो क्या वो एक तरीके से हिंदुओं को गलत बता रहे हैं कि मैंने वहां से 10,000 रुपए देके हिंदुओं का तो वोट खरीद लिया लेकिन मुसलमानों का वोट मैं नहीं खरीद? वो क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने मान लिया कि बिहार में ऐसा हुआ जी हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये हाँ। बात कह के मान लिया। हाँ अब बीजेपी जवाब दे, भारत सरकार या बीजेपी प्रदेश भारत के अध्यक्ष जवाब दे, जेपी नड्डा साहब जी। आपके मुख्यमंत्री ये बात का, इस बात का मान ही निकलता है कि आपने पैसे दे के वोट खरीदा है। जो कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस की बात सच्ची हुई। हमारे नेता राहुल गांधी ने यही ना कहा हाँ कि आपने पैसे दे के वोट लिया, वोट खरीदा गया है, वोट खरीदा गया है। जब हमारी सरकार गई है, पहले SIR में हमको मारा गया। तो ये विष्णु शर्मा ने इनकी सारी बातों को रख के उजागर कर दिया कि हम ऐसा करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये गरीबों के साथ ये अन्याय, मनरेगा को खत्म करके जो नया कानून लाया जिसमें प्रावधान है, मालूम है क्या प्रावधान है? जी हम वो क्या कहते हैं, नाला बनाएंगे, पावर हाउस बनाएंगे, अनाज रखने की जगह बनाएंगे, यानी खेतों में गांव में जहां गड्ढे खोद के पेड़ पौधे लगाए जाते थे, नदी नाले बनाए जाते, वो उसमें मेंशन ही नहीं है। उसमें मेंशन बिल्कुल भी नहीं रखा गया है कि स्कूल बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा, कुछ नहीं। और ये कोई काम नहीं मिलेगा क्योंकि उनके मांगने का हक नहीं होगा। ये एक तरीके से माने जाएगा बजट को सरकार खुद खींचेगी, खुद अपने आप में रखना चाहती है, उनको काम ही नहीं देगी ना। काम ही नहीं देगी। एक गांव का सरपंच और मुखिया जो होता है, पंच, वो जानता है कि हमें हमारे गांव में हमें क्या जरूरत है काम की। ये दिल्ली का बाबू तय करेगा, वो कैसे तय करेगा भाई? आप ही बताइए, किसी जिले के अंदर बिहार में या यूपी और राजस्थान में वहां का लोकल आदमी जानता है ना कि यहाँ क्या जरूरत है इस महीने में। आप एक तरीके से इनडायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि जी राम जी बिल के तहत मनरेगा का बजट तो निकलेगा लेकिन वो पहुंचेगा नहीं। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा और स्टेट कभी तैयार नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं की सरकार है 19 बड़े राज्यों में भारत में। ये पहले अपने 19 मुख्यमंत्री से तो पूछ रहे हैं कि आप क्या दे देंगे। जब 10% देने में स्टेट को जोर आ रहा था, अब 40% कहां से देगा कासिम साहब, आप ये बताइए। बात सही। राजस्थान हो चाहे बिहार हो या यूपी हो, जहां जहां इनकी सरकार है, MP है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, ये लाइन पूरी है, महाराष्ट्र, दे देंगे इनके मुख्यमंत्री, पूछे पहले। तो ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, इनकी बातों पे कतई यकीन नहीं किया जाएगा। हमारे मजदूर भाइयों को जो रोज मिलना था, जो पलायन से रुक गए थे अपने यहाँ रह के, 279 रुपए क्या जो उनको मिलते थे, काम 100 दिन का था, देने का था, 125 का झांसा देकर के सारे प्रावधान हटा दिए। भाई गांव की स्थिति गांव का कौन जानेगा? हेड ऑफ द विलेज जो पंच होता है, सरपंच, वो हेड ऑफ द विलेज होता है, उसको पता है मेरे गांव में क्या चीज पूछता है। आप तय करेंगे? दिल्ली का एक बाबू तय करेगा जिसने देखा ही नहीं थी जयपुर को? तो ये मनसा बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। ये बजट जो आप लगाए देने वाले थे या नहीं लाने वाले थे, इसका क्या होगा ये सरकार जाने। ये बड़ा दुखदाई है गांव के लोगों के लिए, गांव के मजदूरों के लिए, जो सबसे निचले पावदान के थे बेचारे, जिनको ये काम मिल रहा था और वो हक था उनको मांगने का। नहीं मांगो तो बदले में पैसा देना, ये प्रावधान सब कुछ को हटा दिया कासिम साहब। चलिए आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं मैं SIR को लेकर। ये राजस्थान के अंदर SIR का अभी फाइनल ड्राफ्ट आया है। उस फाइनल ड्राफ्ट में ये कहा जा रहा है कि लगभग 42 लाख के आसपास के वोट काट दिए गए हैं। आखिर इस पर चुनाव आयोग की क्या मंशा है और सरकार की क्या मंशा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे बिहार में 65,64,000 काटा सरकार बना लिया, हमें ये डर है 41,60,65,000 यहाँ भी वोट काट लिए गए। जवाब देने वाला कोई नहीं है। पूछा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ गए वो लोग? 1.5 साल पहले तो सब थे, ये 1.5 साल ही हुआ सरकार को, भारत की सरकार को चुनाव हुए 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल पहले सब लोग थे, कहाँ चले गए? बरवली कहते हैं, कोई बर गए, कोई ये हो गए, कोई वो हो गए, शिफ्ट हो गए, इतने हो गए 42 लाख। अभी आपको पता है, अभी जिनकी सरकार और हमारी सरकार, अरे सोशल मीडिया पे कई जगह तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जबरदस्ती वोट काट दिए गए। मैं आपको बताऊं कि एक आदमी दिल्ली गया घूमने के लिए, शादी के लिए सीकर चला गया, झुंझुनू चला गया। BLO का काम था 3 बार 4 बार जाना, कोई नहीं गया और क्रॉस लगा दिया। 2002 में नाम होने के बाद क्रॉस लगा दिया। और अभी भी जो काम चालू हुआ है इंटेंस होने का वोट के द्वारा, वो पूरी तैयारी से नहीं हो रहा है। कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन ये 41,65,000 वोट काटने का मतलब ये है कि ये किन के वोट कटे हैं, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने जैसे बिहार में किया, राजस्थान में करने की उसकी मंशा तो नहीं है। एक साथ इतने वोट, अभी इनकी सरकार और हमारी सरकार में 6 साढ़े 6 लाख वोट का ही फर्क है। कांग्रेस और बीजेपी में, बीजेपी के पास सरकार है। आप ये देखिए वोट का खेल कितना बड़ा खेल है ये।
कितना बड़ा गेम है। और मुझे एक बात की और तकलीफ होती है कि हर साल तो IR हो रहा था, IR हर साल होता है। जी जी। ये SIR की ऐसी जरूरत ही क्या पड़ी थी, और हमारे यहाँ जरूरत पड़ गई, बंगाल में जरूरत हो गई, यूपी में, और आसाम वाले ने कह दिया हम नहीं कराएंगे। क्यों भाई, आसाम अलग है क्या? आपकी सरकार है तो आप छोड़ दोगे? और यूपी की बात बताऊं कासिम साहब, अखिलेश यादव समाज पार्टी के अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी, उन्होंने कहा कि 2,91,00,000 वोट का मामला इधर उधर हो रहा है। नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने तो 4 करोड़ का नाम किया। यूपी के मुख्यमंत्री ने तो बड़े मंच में कह दिया कि साहब 4 करोड़ वोट कमाए, 16 लाख में 12 आए लोग, वो सब हमारे वोट है। ये तो खेला हो गया, ये खेला हो गया और खेला उजागर हो गया। और इस पे चुप है चुनाव आयोग यूपी का, और भारत का चुप बैठा हुआ है। किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी आदमी को कैसे मालूम हो जाएगा पहले भाई कितना वोट ये हो गया, इतना वोट हो गया, कैसे मालूम हो सकता है? ये तो चुनाव आयोग का मसला है। तो इसलिए ये सब चीजें अच्छी नहीं है। एक आखिरी मैसेज आपका मिल्लत के नाम पर। मिल्लत के नाम पे हम यही कहना चाहेंगे, हम मिल्लत के लोगों से, कि मिल्लत के भाइयों, ये वक्त ऐसा है कि आप तालीम हासिल करें, अपने बच्चा और बच्ची को बेहतर तालीम से आरास्ता करें, तरबियत दें, अदब आदाब सिखाएं, इबादत का तरीका और इबादत करना सिखाएं, रातों को जागने से बताएं, मोबाइल देखने से बचाएं। जो बच्चे पढ़ लिख के गए हैं ऊंचे ओहदों में फाइज होने की कोशिश करें, बड़े बड़े कंपटीशन में आप फाइट करें, RPSC हो, UPSC हो, जजेज के हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर के हो, और दीगर जो भी सर्विस है उसमें जाने की कोशिश करें। आप लोग ताजिर बने, जो बच्चे ताजिर बिजनेस माइंड रखते हैं, क्योंकि हर आदमी बिजनेस माइंड नहीं होता, कुछ लोग सैलरी माइंड भी होते हैं जी। तो जिनको जहां जाना है वहां जाए, ताजिर करें, तजारत करें, क्योंकि अल्लाह ने तजारत में बड़ी बरकत रखी है। तो मिल्लत से अपील है कि मुत्तहिद हो जाएं। एक 5 सेंटेंस है मेरा जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, सेहत, मिल्लत, इल्म, तिजारत और सियासत। ये 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप सबसे ऊपर रहेंगे इस भारत में। ये वक्त का तकाजा है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में दूसरे मज़ाहिब के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ आपको चलना होगा। इसमें फिर एक बार मैं मार्टिन लूथर को कोट करना चाहूंगा। मार्टिन लूथर ने अपने लोगों से कहा था कि तुम अगर इंसान हो, तुम उड़ सकते हो तो उड़ो, नहीं उड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तुम रेंगो, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, आप तालीम हासिल कीजिए, ताजिर बनिए, मिल्लत को कायम रखिए, और इबादत हमारे लिए शर्त है। जिस मजहब में आप पैदा हुए वहां रिलीजियस में इबादत मस्ट है, इबादत से ही सब कुछ है। मुल्क की बेहतरी के लिए काम कीजिए, कानून को थोड़ा पढ़िए, कानून को थोड़ा समझिए, कानून को मानिए, कानून से डरिए, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी तंजीम, कोई भी चीज, कोई भी देश सुबह कानून से चलता है। देश में सबसे ऊपर कानून है, कानून को मानना हम सबका फर्ज है। जिस मजहब में हम पैदा हुए उसमें यह हमें बताया गया कि उस मुल्क के खलीफा की मानो, उस मुल्क के कानून को मानो। हम मानते हैं, आप सब भी मानिए, उसी में हमारी और आपकी और हमारे देश की प्रगति होगी। तो हमें ये खुशी है कि हम भारत में हैं, जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और 1 2 3 शेर आपको सुनाना चाहूंगा कि खुद को मनवाने का हमको भी हुनर आता है जी, खुद को मनवाने का हमको भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है जी। और जमाना हमको मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, ना कि जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। ये मिलके हमें चलना चाहिए, इसी के साथ चल रखना चाहिए, रोशनी बांटिए दुनिया को। और आखिरी में ये कहूंगा कि अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी। उम्मीद है कि आपको इनकी बातों से थोड़ी बहुत समझ आई होगी, बहुत सी जानकारी मिली होगी, बहुत सी बातों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।